हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो राजनीति विज्ञान के प्रश्न बैंक सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है उससे आगे का पार्ट आज हम ये देख रहे हैं। अध्याय 3 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और इसमें चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, 4 अंक के प्रश्न हो, 2 अंक के हो, सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो देखते हैं। खालिस्तान है, यूरोपीय यूनियन का उदय रिक्त स्थान के फलस्वरूप हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैस्ट्रिच संधि। मैस्ट्रिच ट्रिच संधि, ठीक है, मैस्ट्रिच संधि इसमें आएगा। अगला है, यूरोपीय यूनियन संधि रिक्त स्थान को प्रभावी हुई। तो 1 नवंबर 1993 को यह प्रभावित हुई। ठीक है, 1 नवंबर 1993। अगला है, 5 देश रिक्त स्थान के संस्थापक सदस्य हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आसियान। क्या आ जाएगा इसमें? एशियान या आसियान। ठीक है, आसियान। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? तो देखिए 27 से पहले 28 थे, अब ब्रिटेन उससे अलग हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका आसियान देश का जो संघ है उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ये देखिए, ये 2 अंक वाले प्रश्न हैं। यूरोपीय यूनियन क्या है? यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन से हैं? और आसियान का पूरा नाम लिखिए, सदस्य देशों की संख्या बताइए। पहले हम 2 नंबर के उत्तर देखने वाले, इसलिए तीनों प्रश्न मैंने आपको बता दिए कि यूरोपीय यूनियन क्या है, यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन से हैं, और आसियान का पूरा नाम लिखिए। तो देखते हैं इनको हम। तो ये देखिए, सबसे पहले यूरोपीय यूनियन कि यह यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसमें परस्पर प्रशासनिक साझेदारी है। उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी 2020 से ब्रिटेन इससे अलग हो गए, यानी कि 27 देश है, इन्होंने एक संघ बनाया है और जो अपने हितों की रक्षा करते हुए कुछ फैसले लेते हैं। ठीक है, सारे यूरोप के देश है इसमें, यूरोपीय यूनियन इसलिए नाम है इसका। अब इसके संस्थापक भैया कौन कौन है, तो देख लेते हैं। यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ परिषद, यूरोपीय न्यायालय एवं तथा यूरोपीय सेंट्रल बैंक इत्यादि ये इसके यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, अगला प्रश्न कि आसियान का पूरा नाम लिखिए, सदस्य देशों की संख्या बताइए। आसियान का पूरा नाम बताना, सदस्य देशों की संख्या बतानी। तो ये देखिए पूरा नाम, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है उनका ये संघ है। ठीक है, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 10 हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब 4 अंक के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आसियान संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं? पहले इसी को समझते हैं। देखिए, आसियान मतलब कि एशियान। ठीक है, एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों का ये संघ है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, जिसे एशियान अथवा आसियान कहा जाता है, 8 अगस्त, ये तारीखें आप याद रखना, 8 अगस्त 1967 को दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड ने क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आसियान नामक असैनिक संगठन का निर्माण बैंकॉक में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षरित करके किया। इसके बाद ब्रुनेई 1984, वियतनाम 1995, लाओस एवं म्यांमार 1997 तथा कंबोडिया 1999 को भी इसका सदस्य बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 10 है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में है, यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी, तथा उसका अध्यक्ष ही महासचिव होता है। महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को जाता है तथा देश के चुनाव का आधार आकाराधिक क्रम है। सचिवालय के ब्यूरो निदेशकों तथा अन्य पदों की भर्ती 3 वर्ष बाद होती है। अभी तक आसियान के 35 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं 1967 से अब तक। आसियान का 35वां सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में जो है 31 अक्टूबर से तो 4 नवंबर 2019 को हुआ। वर्तमान में लिम जोक हुई आसियान के महासचिव पद पर आसीन है, जो कहाँ के हैं? ब्रुनोई के। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। इसको देखते हैं। तो ये देखिए, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्य, यूरोपीय राष्ट्रों में एक समान विदेशी तथा सुरक्षा नीति शुरू करना।
ठीक है। यूनियन की एक समान नागरिकता को की शुरुआत करना, यूरोपीय राष्ट्रों में सामाजिक तथा आर्थिक निकटता में बढ़ोतरी करना, न्यायिक एवं आंतरिक नीतियों में सदस्य राष्ट्रों के बीच उचित तालमेल विकसित करना, एक आर्थिक तथा मौद्रिक संघ का निर्माण करना जिससे सदस्य राष्ट्रों में एक मुद्रा का परिचालन किया जा सके। यूरोपीय यूनियन के 15 सदस्य देशों में यूरो साझा मुद्रा के रूप में चल रही है। ठीक है, ये यूरोपियन जो यूनियन है, जो जितने भी देश है 27 देश, उनके बीच ये उद्देश्य है कि वो क्या क्या करेंगे। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत चीन मित्रता के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हैं, इसको देखना है। ये देखिए, हालांकि भारत चीन मित्रता के रास्ते में अनेक रुकावटें हैं, लेकिन उनमें सर्व प्रमुख बाधा भारत पाक चीन संबंधों को लेकर है, यानी कि पाकिस्तान और चीन के जो संबंध है, इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम है। चीन ने जहां पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक प्रदत्त की, वहीं भारत में दलाई लामा की मौजूदगी एवं उसके कार्यों को चीन ने हमेशा ही संदेह की दृष्टि से देखा, क्योंकि दलाई लामा कहाँ के धर्मगुरु हैं, तिब्बत के, और तिब्बत को किसने हथियार रखा है, चीन ने। ठीक है, इस वजह से चीन को ऐसा लगता है कि हो सकता है तिब्बत फिर से आज़ाद होने की कोशिश करेगा भारत की मदद से। चीन ने पाकिस्तान को सिर्फ प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल ही नहीं दिए, बल्कि गोरी जैसे प्रक्षेपास्त्र को निर्मित करने में प्रत्येक प्रकार की मदद भी की गई। ठीक है, गोरी पाकिस्तान की मिसाइल है। ठीक है, मिसाइल का नाम है। मई 1998 में पाकिस्तान द्वारा जो परमाणु परीक्षण किए गए थे, वो भी चीन की देन कहे जा सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्वयं अणु अस्त्रों का विपुल भंडार रखने वाला चीन भारत को अणुशक्ति वाला देश बन जाने पर ईर्ष्या करता है, या उसी का प्रतिफल है कि वह कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देकर भारत पर दबाव बनाए रखना चाहता है। सीधी सी बात है, भारत उसके टक्कर का देश है चीन का, इसलिए वो किसी भी प्रकार भारत पर हर प्रकार का दबाव बनाकर रखना चाहता है। अब अगला प्रश्न भी कुछ वैसा ही है कि भारत चीन संबंधों में मतभेद के कारण लिखिए, इसको देखते हैं हम। तो इस उत्तर में भी आप वही सारी बातें लिख दीजिएगा जो इससे पहले मैंने आपको अभी समझाए हैं, क्योंकि भारत चीन संबंधों में मतभेद के कारण यही है, पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान को जो मिसाइलें बनाने में मदद करी है चीन ने, वो हैं। ठीक है, दलाई लामा की जो उपस्थिति भारत में रहती है, ये भी एक संबंधों मतभेद का कारण है। ठीक है, कश्मीर मुद्दे में दखल देना, ये सारी बातें आपको लिखना है उसमें। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भारत चीन के बीच सन 2013 में सीमा सुरक्षा सहयोग समझौते की 4 शर्तें लिखिए। तो ये 4 शर्तें हैं कि 23 अक्टूबर 2013 को भारत चीन के मध्य सीमा सुरक्षा सहयोग समझौता की प्रमुख शर्त दोनों देशों की परस्पर विश्वास बहाली के उपायों को लागू करना था। भारत चीन अपने अपने कानूनों तथा प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौते के आधार पर सीमा रक्षा सहयोग करेंगे। भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ फ्लैग मीटिंग अथवा बैठकें आयोजित की जाएगी। भारत चीन सीमा पर परामर्श अथवा समन्वय हेतु कार्यतंत्र की वार्षिक बैठकें आयोजित की जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत और जो चीन की सीमा है वो ऐसी तार फेंसिंग वाली नहीं है, क्योंकि पहाड़ और नदियों के कारण वहाँ पर ऐसी तार फेंसिंग वाली सीमा नहीं हो सकती है। इसलिए पहाड़ों पर ही चिन्ह बनाकर ऐसा डिवीज़न किया गया है कि इधर का हिस्सा आपका, इधर का हमारा है। तो इस वजह से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि भारत चीन की जो सीमा है उसको लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। इसलिए ये समझौते की ये शर्तें हैं कि भाई समय समय पर बैठकें होंगी, फ्लैग मीटिंग होगी। ठीक है, सीमा रक्षा का में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। ठीक है, और गन का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे अभी आपने गलवान घाटी वाली घटना देखी होगी, किस प्रकार भारत चीन संबंधों में तनाव आ गया था। आगे अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अब ये 5 अंक के लिए प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। जो यूरोपीय संघ है वो क्या क्या प्रभाव उसके राजनीतिक और कूटनीतिक, इसको देखते हैं हम। तो ये देखिए, यूरोपीय संघ आपको याद है कि 27 देश है, इसमें देखते हैं सीधे इसके प्रभाव क्या क्या है। कि 2005 में यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। विश्व व्यापार में इसकी सहभागिता संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 3 गुनी अधिक थी, क्योंकि पूरा संघ है ना, वो एक देश नहीं, सारे उसमें 27 देश हैं। अपनी इस मजबूत स्थिति की वजह से यह अमेरिका तथा चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी तरह से दादागिरी के साथ वार्ताएं करता था। फिर अगला है कि चूंकि यूरोपीय यूनियन का सदस्य राष्ट्र फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य तथा अनेक सदस्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में सम्मिलित थे, अतः इस कारण से वह अमेरिका सहित सभी देशों की नीतियों पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालता है।
उदाहरणार्थ ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीति को प्रभावित करना। फिर अगला पॉइंट है कि जहाँ तक सैनिक शक्ति का प्रश्न है तो यूरोपीय संघ के पास संसार की दूसरी सबसे विशाल सेना है, जिसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के पश्चात सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार अंतरिक्ष विज्ञान संचार प्रौद्योगिकी में भी यूरोपीय संघ का विश्व में द्वितीय स्थान। देखिए सीधी सी बात है, यूरोपीय संघ में जितने भी देश हैं सब विकसित देश हैं, इसलिए उनका एक प्रभाव पड़ता है और वो दूसरे देशों पर दबाव जरूर बनाते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ राजनीतिक एवं सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इनके सदस्य राष्ट्रों की अपनी अपनी विदेश एवं रक्षा नीतियां हैं, जो विभिन्न अवसरों पर परस्पर एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकती है। उदाहरणार्थ इराक पर अमेरिकी हमला जो हुआ तो ब्रिटेन तो अमेरिका के साथ था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस आक्रमण के विरोध में थे। अब अगला है कि हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान निर्मित करने का प्रयास तो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसका स्वयं का एक झंडा, गीत, स्थापना दिवस, मुद्रा भी है यूरो। संघ को 2012 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। अब अगला प्रश्न है आसियान का गठन लिखते हुए उद्देश्यों का वर्णन करना है, और उससे आगे प्रश्न है भारत चीन संबंधों को अधिक मधुर बनाने हेतु आप क्या परामर्श देंगे। तो पहले आसियान का देखते हैं हम। तो ये देखिए आसियान, आप जानते हैं आसियान का जो गठन हुआ 8 अगस्त 1967 को हुआ, और ये 5 बातें आपको याद रखनी है। शिखर बैठक होती है, ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष में होती है। आसियान के सदस्य राष्ट्रों की बैठक, ठीक है, आर्थिक बैठक भी होती है, स्थायी समिति भी है इनकी एक, और सचिवालय भी। ये 5 बातें आपको याद रखनी है। और ये इसके उद्देश्य यही है कि क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि करनी है, सामाजिक प्रगति करनी है, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है, शांति की स्थापना को बढ़ावा देना है, ठीक है, ये हर प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करना है, कृषि उद्योग में सहयोग करना है, ठीक है। और यह लिखा है कि सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों को प्रशिक्षण देकर सहयोग देते हुए अन्य क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों से परस्पर घनिष्ठ संबंध विकसित करना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि भारत चीन संबंधों को अगर मधुर करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या है इसमें। सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण। सांस्कृतिक संबंध इसलिए क्योंकि भारत और चीन दोनों की संस्कृति बहुत पुरानी है और पहले से ही हमारे देश में एक दूसरे देश में व्यापार होता आया है, तो उनको अगर बढ़ावा देंगे तो लोग एक दूसरे को जानेंगे और संबंध मधुर होंगे। व्यापारिक संबंध तो है ही, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा समस्या का समाधान अगर आपस में बैठ के करेंगे तो उससे संबंध बेहतर बनेंगे। नेतृत्वकर्ताओं की परस्पर देशों की यात्रा, अगर एक दूसरे के देश की यात्रा करेंगे राष्ट्राध्यक्ष, तो उससे भी संबंध मधुर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि संबंध मधुर ही हो। यात्राएं तो हमारे यहाँ जो शी जिनपिंग है उसने भी की थी और हमारे प्रधानमंत्री ने भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे अनेक विषय होते हैं जिसकी वजह से हमारे संबंधों में टकराव आ जाता है। तो ये सारी बातें हैं और इस तरह से आपका अध्याय पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।